बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम चैप्टर 7 ही के टॉपिक से कंटिन्यूइंग वीडियो है जिसमें थोड़ा सा चेंज हमें बतानी थी। हमारे पास चैप्टर 7 में जब हम यहाँ पर अपनी एस्टिमेटिंग क्रेडिट लॉसेस का पॉइंट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट पे हमने एक चीज़ को करेक्शन करवानी थी जो हम वहाँ पर थोड़ी सी गलत एक्सप्लेन हो गई थी। जब हम हमारे जो अकाउंटेंट्स हैं या हमारे मैनेजर्स हैं वो लॉसेस को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो उसके दो प्रोसेस हैं। एक बैलेंस शीट अप्रोच कहलाता है जिसे हम एजिंग ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। यहाँ पर कंपनी के जितने भी उसको टोटल एक्सपेक्टेड अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं उनको डिफरेंट वो एजेस के गैप में या उनके पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं उनके स्लॉट्स में, और उसके अकॉर्डिंगली उनकी एनालिसिस करते हैं कि कौन सी अमाउंट हमें रिसीव होगी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एजिंग शेड्यूल गिवन है जो कि वैली रेंज सप्लाई का है, जिसके हमें गिवन डेट्स और डिफरेंट स्लॉट्स उनके गिवन है। और ये एस्टिमेट जो बनाया गया है ये 31 दिसंबर के अकॉर्डिंगली है। हमने ये बात याद रखनी है कि ये जिस डेट को बन रहा है हम उस डेट के अकॉर्डिंगली देखेंगे। ये अब हमारे पास डिफरेंट तरह के ये उनके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जिन्होंने सम ऑफ की पेमेंट्स का डिफरेंट है। जैसे हमारे पास एनिमल केयर सेंटर की 9000 टोटल अमाउंट है, सिट्रस क्लोव की हमारे पास 4000 है, एंड सो ऑन। इसी तरह से अदर कस्टमर्स हमारे पास हैं जो कि 70,000 है। इस 70,000 में डिफरेंट छोटे या बड़े इनके कस्टमर्स होंगे जिनकी अमाउंट उन्हें रिसीव होनी होगी सूनर और लेटर, उसके अकॉर्डिंग टू उनकी ड्यू डेट। जो हमारा पहला कॉलम है वो शो करता है नॉट येट ड्यू, यानी 31 के अकॉर्डिंगली ये अमाउंट्स अब तक ड्यू नहीं की हुई हैं। यानी हमारे पास जो 31 दिसंबर में एनिमल केयर की 9000 अमाउंट अभी ड्यू नहीं हुई। ये मे भी आगे किसी फ्यूचर डेट में हो। फॉर एग्जांपल ये 1 मार्च को हो रही हो, 1 फरवरी को हो रही हो, या जनवरी की किसी डेट को हो, लेकिन ये अभी 31 दिसंबर में ड्यू नहीं हुई है। नेक्स्ट अगर हम सिट्रस ग्रोव का देख लें, ये हमारे पास 4000 टोटल अमाउंट थी जिसमें से 3000 नॉट येट ड्यू है। यानी हो सकता है ये उन्होंने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ड्यू रखी हो जिसमें से 3000 अभी ड्यू नहीं हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे अगर हम अदर फार्म्स का देख रहे हैं, अदर कस्टमर्स का 70,000 है, तो 70,000 में से 32,000 वो अमाउंट है जो अभी ड्यू नहीं हुई है हमारे लिए, यानी इस कंपनी के फ्रेंच वैली को ड्यू नहीं हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लॉट आ रहा है वो 1 से 30 डेज पास्ट ड्यू है। यानी ये आपका कॉलम वो कॉलम को शो करता है, ये कॉलम जिसमें से हमारे पास की ड्यू डेट्स गुजर के 1 से 30 डेज हो चुकी हैं। यानी 31 दिसंबर को जब ये अकाउंट का बनाया जा रहा है एनालिसिस इसका, उस 31 दिसंबर से 1 से 30 डेज गुजर चुके हैं इनकी ड्यू डेट होकर, जिसमें से हम देखें कि हमारे जैसे हमने देखा एनिमल केयर का कोई अमाउंट नहीं थी क्योंकि वो भी ड्यू नहीं थी। सिट्रस ग्रोव का 3000 नॉट ये ड्यू थी, लेकिन उसके सिर्फ 1000 अमाउंट ऐसी है जो कि ड्यू हो चुकी है। यानी कि इसका 1000 की जो पार्शियल या इंस्टॉलमेंट की पेमेंट थी उसमें से सिर्फ 1000 का पोर्शन था जो कि अभी ड्यू हुआ था। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देख लें कि हमारे पास अदर कस्टमर्स का है जिसमें से 22,000 वो अमाउंट है जो इनके पास ड्यू हो गई थी इस 70,000 में से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो कॉलम है ये 31 से 60 डेज का कॉलम है जो कि यानी 2 महीने गुजर चुके हैं इन अमाउंट्स को ड्यू होकर। ये जो बटरफील्ड हमारे पास है इसकी 24,000 जो टोटल अमाउंट थी इसके अमाउंट को ड्यू डेट होकर 24,000 की ड्यू डेट होकर 2 महीने गुजर चुके हैं, यानी 31 से 60 डेज में। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो शो करता है 61 से 90 डेज, यानी हमारे पास डेयरी फ्रेश फार्म की 1600 जो अमाउंट हमारे पास थी इसको अभी 31 दिसंबर के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ड्यू डेट है अमाउंट है वो 600 की अमाउंट ड्यू हो चुकी है जिसकी पेमेंट उन्होंने अभी तक नहीं की है। एंड लास्ट वाला कॉलम हमें शो करता है ओवर 90 डेज, यानी मोर देन 3 मंथ्स का टाइम ड्यू डेट से होकर गुजर चुका है, जिसमें से अगर हम डेयरी फ्रेश फार्म का देखें तो वो सिर्फ 1000 इनकी अमाउंट का बस ड्यू डेट बन रही है। यानी हमारे पास जो एजिंग अप्रोच है उसमें हम हमारा ये टेबल हमने डिवाइड किया डिफरेंट स्लॉट्स में, डिफरेंट डेज को हमने अलग सेपरेट कर दिया कि जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स के होने थे यानी जो हमें पैसे मिलने थे उनके टाइम पीरियड गुजर के कितना टाइम ओवर हो चुका है, यानी हमारे पास ड्यू डेट में कितना टाइम गुजर गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम जो ड्यू डेट कह रहे हैं इनकी पास्ट ड्यू बेस से आप जो बात करें वो अगर आप एग्जाम्पल देख लें तो डिफरेंट हमारे पास
इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के या टेलीफोन के या कोई भी हमारे पास बिल की अमाउंट होती है, हमारी फीस के ऊपर लिखा होता है कि ड्यू डेट यानी लास्ट डेट जिस टाइम तक हमने इनकी पेमेंट करनी होती है। इसी तरह से यहाँ जो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल में ड्यू डेट का वो मेंशन बात आ रही है, पास्ट ड्यू, वो वही शो कर रहा है कि आपकी इनकी कहीं जो लास्ट डेट थी जिसमें डिफरेंट कस्टमर्स ने रेंच वैली को पैसे दे देने थे, वो टाइम पीरियड गुजर के इतना टाइम हो गया है। फर्स्ट वाले कॉलम के केस में 1 महीना है, सेकंड वाले कॉलम में इसमें हमारे पास 2 महीने हैं गुजर के, इसमें 3 महीने गुजर गए और इसमें 3 महीनों से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है। इसी तरह से जब हम इसको एस्टिमेट देख लेंगे तो हमने इनकी फर्दर स्टेप के लिए इनके ये टोटल वाले अमाउंट्स को हमने देखना है कि हमने इन सब की जितनी वैल्यू हर कॉलम में डेज गुजरने के बाद आ रही थी उन सब को हमने इनका टोटल कर लिया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा टाइम हमारे ड्यू डेट गुजर के होता जाएगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जितना कम पोर्शन होगा उतना है कि मे बी ये मिल जाए, और जितना टाइम गुजर के लॉन्गर पीरियड गुजरता जाएगा पास्ट ड्यू होकर उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अमाउंट हमें ना मिले। इसके लिए जो हमारे मैनेजर्स होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं जो इन सबको डील कर रहे होते हैं, वो एक एस्टिमेट परसेंटेजेस इन क्रेडिट लॉसेस को असाइन करते हैं और उसको हम टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जितनी अमाउंट आ रही है हम कंसिडर करते हैं कि वो अमाउंट हमारे पास डाउटफुल अकाउंट का पोर्शन बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा कि जो सबसे पहला वाला था 51,000 का था, जो कि अभी जस्ट 1 मंथ गुजरा था ड्यू होकर, उसको हमने सिर्फ 1% दिया है। जो हमारे पास नॉट येट ड्यू था, सॉरी, जो नॉट येट ड्यू था उसको हमने 1% कहा है। जो 1 मंथ हमारे पास ड्यू डेट हो गया था 1 से 30 डेज का 29,000, उसे हमने 3% दिया है। इसी तरह से सोन जो ओवर 90 डेज गुजर के ड्यू डेट हो गई थी उसको हमने 50 दिया। ये जो परसेंटेजेस है ये मैनेजर्स या हमारे क्रेडिट ऑफिसर्स या अकाउंटेंट्स इसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस या करंट इकोनॉमिक्स कंडीशंस के अकॉर्डिंगली इसको दे रहे होते हैं कि कितना पोर्शन किसको देना है। यहाँ 1% की जगह ये 5% भी हो सकता है, यहाँ 3 की जगह 10% भी हो सकता है, 50 की जगह 70% भी हो सकता है। यानी ये कोई भी परसेंटेज चेंज हो की जा सकती है अकॉर्डिंग टू देयर करंट मार्केट सिचुएशन और कस्टमर्स की या जो हमारे अकाउंटेंट हैं वो उनकी एक्सपीरियंसेस के बुनियाद पर ये चेंज किया जा सकता है। अब हमारे पास टोटल अमाउंट जो आ रही है वो हमारे पास 5680 है, यानी हमें अपने एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट्स होगी वो 5680 रुपीज़ होगी, जिसे हमने अपने करंट बैलेंस को उसके अकॉर्डिंगली सेटल करना होगा। नेक्स्ट अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास करंटली इतना बैलेंस आ रहा था। टोटल अकाउंट रिसीवेबल 100,000 थे, जिसमें से हमने एस्टिमेट किया है कि हमारे पास 560 ही हमारे पास आ रहे होंगे एस्टिमेटेड कलेक्टेबल अमाउंट। इसके लिए हमने हमारे पास इस वक्त करंटली सिचुएशन क्रेडिट बैलेंस हमारे पास 4,000 हमारे अकाउंट में मौजूद है। ये हमने प्रीवियस स्लाइड पे देख लिया कि उन्होंने किस तरह से अपना करंट बैलेंस रख रहे होते हैं। ये एक डाउटफुल अकाउंट जो हमारे पास मौजूद होता है, एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, यानी उस अकाउंट के साथ नेटेड या कनेक्टेड अकाउंट होता है। इसमें उसका हमेशा ऑपोजिट बैलेंस रहता है जो हमारे पास करंट अकाउंट जिससे हम इसको नेटेड कह रहे हैं, यानी हमारे पास हमेशा जो करंट अकाउंट होगा जिससे हमारा अकाउंट रिसीवेबल है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। तो जो हमारे पास ये डाउटफुल अकाउंट है, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, ये उसका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, तो यहाँ पर इसका ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हमने इसमें पहले एस्टिमेट लगा लिया। हमने कहा कि हमारे पास प्रायर एडजस्टमेंट 4,000 अमाउंट मौजूद थी। एडिशनल हमें कितनी अमाउंट चाहिए हमने वो आइडेंटिफाई कर ली है कि हमारे पास टोटल हमें 1,680 अमाउंट चाहिए, यानी 1680 की अमाउंट चाहिए जो हमें अकाउंट में चाहिए होगी अपने करंट बैलेंस में। तो हमने सिमिलरली जैसे प्रीवियसली हम एंटर कर रहे थे, डाउटफुल अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड का अकाउंट होगा और अनकलेक्टेबल एक्सपेंस अकाउंट हमारा डेबिट साइड का अकाउंट होगा। यानी हमने अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को डेबिट साइड पे लिखना है इसकी एंट्री करते हुए, और हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। देन हमने नीचे अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि हमारे पास हमने किस तरह से इसकी ट्रांजेक्शन को सेटल कर किया है। आप नाउ फर्दर आप वापस अपनी उस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आप फर्दर पूरा चैप्टर को कम्प्लीटली देख सकें। थैंक यू।